Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 5 Agriculture. Students, I hope you'll have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Till this paragraph, we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with coffee. बेटा अगर हम इंडिया में कॉफ़ी की पॉपुलैरिटी की बात करें तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे इंडिया में ओरिजिनली हम लोग अराबिका वैरायटी की कॉफ़ी ग्रो करते हैं जो ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ठीक है, कौन सी वैरायटी कॉफ़ी की हम ग्रो करते हैं? मोस्टली अराबिका। और ये अराबिका वैरायटी की कॉफ़ी हमारी कंट्री में कहाँ से आई थी बेटा? यमन से। ठीक है, तो कॉफ़ी भी चाय की तरह ही बहुत पॉपुलर बेवरेज क्रॉप है इंडिया में। ये ट्रॉपिकल हिल स्लोप्स पे बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। तो इतना समझ में आया बेटा कि कॉफ़ी भी चाय की तरह ही बहुत पॉपुलर है। इसे ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल हिल स्लोप्स पर। जो हिल्स होते हैं उनके स्लोप्स पर हम कॉफ़ी को ग्रो करते हैं। और बेसिकली जो सॉइल चाहिए होती है कॉफ़ी के लिए उसमें क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसी हो, वेल ड्रेन्ड। मतलब अगर हम उसके अंदर पानी डालें, मतलब देखो हम लोग को सिंचाई तो करनी ही होती है ना, इरिगेशन करना ही होता है जब भी हम किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं। पर यहाँ पर पानी रिटेन नहीं करनी चाहिए सॉइल। ठीक है, पानी तुरंत बाहर निकल जाए। तो अगर आपको कॉफ़ी बहुत अच्छे से ग्रो करनी है तो आपको ऐसी सॉइल लेनी है जो वेल ड्रेन्ड हो, जो पानी को रिटेन करके ना रखे, मतलब पकड़ के ना रखे। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल भी चल जाएगी, लोमी सॉइल भी चल जाएगी। इसे लोअर रेनफॉल चाहिए होती है पर टेम्परेचर टी से ज़्यादा चाहिए होता है। इसे लोअर रेनफॉल चाहिए एंड हायर टेम्परेचर चाहिए देन टी। अगर हम टी से कंपैरिजन करें तो बारिश भी कम चाहिए पर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर भी टी की तरह ही हमें मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कॉफ़ी के जो बेरीज होते हैं उनको टिल डेट कोई मशीनरी प्लग करके नहीं ला सकती। ठीक है, तो मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट होगी फॉर प्लकिंग द कॉफ़ी बेरीज। कॉफ़ी बेरीज दिखाओ मैं आपको। बेटा ये होते हैं कॉफ़ी बेरीज। तो ये थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ता है हमको जब हम कॉफ़ी बेरीज को प्लक करते हैं कि भाई कौन सा बेरी को प्लक किया जाए या किस बेरी को प्लक ना किया जाए। तो यहाँ पर मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बेटा जब भी हम जीके की बुक पढ़ते हैं तो उस जीके की बुक में एक क्वेश्चन जरूर होता है, विच कंट्री इज नोन एज कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि वह कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील। ब्राज़ील को ही हम क्या कहते हैं? कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बहुत सारी जीके की बुक्स में देखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, किसको कहते हैं हम कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड? ब्राज़ील। ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का पूरे वर्ल्ड में। अगर ब्राज़ील के बाद हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो कॉफ़ी वियतनाम में भी प्रोड्यूस होती है, इंडोनेशिया, कोलंबिया, मेक्सिको, इंडिया, इथोपिया, इन सब में कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है। इंडिया भी लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। अच्छी खासी कॉफ़ी हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। और हमारे इंडिया के किन स्टेट्स में कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कॉफ़ी का प्रोडक्शन कैसा है तो बताना भाई इंडिया भी लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। अच्छा बताओ, इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कॉफ़ी को प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पर अच्छी खासी कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है? तो वो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ कहाँ पर कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है, किन किन इंडियन स्टेट्स में इंडिया में? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। शुरुआत में हमने कॉफ़ी ग्रो करना चालू किया था कहाँ पर? बाबा बुडन हिल्स। कहाँ पर बेटा? बाबा बुडन हिल्स। ठीक है, और बाद में धीरे 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 करके ये तीनों स्टेट्स में फैल गई। नीलगिरी हिल्स पर भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। कॉफ़ी इज़ ऑल्सो ग्रोन इन आंध्र प्रदेश। कॉफ़ी आंध्र प्रदेश में भी ग्रो की जाती है, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ प्रोड्यूस की जाती है? ब्राज़ील में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है? तो वो है वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, मेक्सिको, इंडिया, इथोपिया। इंडिया में जो लीडिंग स्टेट्स हैं कॉफ़ी प्रोडक्शन में वो है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कॉफ़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ग्रो होती है। और शुरुआत में हमने कॉफ़ी ग्रो करना कहाँ चालू किया था? बाबा बुडन हिल्स। बाबा बुदन हिल्स। नाउ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। बेटा इंडिया जैसी कंट्री में तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आज हम
140 करोड़ से भी ज़्यादा हैं नंबर में। पूरी कंट्री मिलकर भी साथ में प्रोडक्शन करेंगी ना, तो भी हमारी फूड नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे। इसलिए बेटर है कि हम हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर पे अच्छा खासा ध्यान दें। और बेटा, फूड इज़ समथिंग व्हिच इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरीवन थ्राइस इन अ डे। तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट की जब हम बात करें, मतलब हम किस चीज़ के डेवलपमेंट की बात करें, तो हम बात करें इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आएंगे जिससे कि फार्म प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना। जैसे आज हमारे पास HYV सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिनका यूज़ करके हम फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। ट्रैक्टर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, इन सब ने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर फील्ड में इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं। इट इज़ एसेंशियल बेटा, एग्रीकल्चरल फील्ड में डेवलपमेंट होने ही चाहिए। और हमारी कंट्री में तो इसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले तो हम चाइना के बाद आया करते थे, अब चाइना हमारे बाद आता है। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में अगर हमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कराना है, फूड का एक्सेस हर व्यक्ति को देना है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। क्योंकि हम जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं ना पॉपुलेशन में, मुश्किल हो जाएगा अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान नहीं देंगे, तो फूड सिक्योरिटी तो पॉसिबल ही नहीं होगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ अच्छे अच्छे काम करने की ज़रूरत है। वी से देयर इज़ अ फूड सिक्योरिटी। हम कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी तभी होगी बेटा जब इनफ फूड अवेलेबल होगा सारे लोगों के लिए हर टाइम पे, और हर व्यक्ति उसको एक्सेस भी कर पाएगा। आप जरा यहाँ ध्यान से सुनो कि भाई आपकी कंट्री में इतना प्रोडक्शन हो, आपके लास्ट ईयर के स्टॉक इतने हो या कमी पड़े, तो आप क्या भी करो, इंपोर्ट भी करो, पर आपकी कंट्री में स्टॉक इतना होना चाहिए कि आप सारे लोगों को फूड अवेलेबल करवा पाओ, वो भी एक प्रॉपर प्लेस पे और अफोर्डेबल प्राइजेज में, है ना। ऐसा ना हो कि इतना महंगा मिल रहा है कि बेचारे लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा बेटा, कुछ तरीकों की बात करेंगे जिसके थ्रू हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पर हम कल्टीवेशन करें, मतलब जो भी ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं इंडिया में जहाँ पर अभी तक प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उन पे भी प्रोडक्शन करें, कल्टीवेशन करें, मतलब सीड्स को ग्रो करें। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। टिल डेट आज इंडिपेंडेंस मिले हमें 75 ईयर्स हो गए हैं बेटा, फिर भी हमारे इंडिया में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करो सो दैट फार्मर कैन हैव 2 और 3 क्रॉप फ्रॉम द सेम लैंड। एक ही ज़मीन पे 2 से 3 फसल बेचारा किसान निकाल पाए। साइंटिफिक फार्मिंग मेथड को यूज़ करो, मॉडर्न फार्म मशीनरी का यूज़ करो, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स का यूज़ करो, अच्छा फर्टिलाइज़र हो, अच्छे पेस्टिसाइड्स हों, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के बिना भी कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे मिले, पेस्टिसाइड्स अच्छे मिले। इंडिया में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हैं वो अभी लिमिटेड एरियाज़ में हुए हैं। बहुत सारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो अभी भी वेट ही कर रहे हैं, भाई कोई आएगा और सब चीज़ें चेंज करके देगा। अगर हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें इंडिया में, तो देखो किसी न किसी से तो आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे इंडिया में इतना कुछ हो गया है तो हमने बहुत अच्छा कर लिया है, तो भाई जब तक आप बहुत अच्छा नहीं बोल पाओगे जब आप किसी से कंपेयर करो कि भाई आपके समकक्ष जो भी कंट्री है जहाँ पर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और हो रहा है, उससे अपने आप को देखो तो सही कि वहाँ पर क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इंडियन फार्म्स को कंपेयर करेंगे यूएस फार्म्स के साथ और देखेंगे कि कहाँ अभी भी हम लैग कर रहे हैं, पीछे हैं। तो अगर आपको बेटर असेसमेंट करना है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का इंडिया में, तो हम एवरेज इंडियन फार्म को देखेंगे कि वो कैसे डिफर है एवरेज फार्म इन यूएसए से। अ मोर एग्रीकल्चरली डेवलप्ड कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सच में बेटा मोर एग्रीकल्चरली डेवलप्ड कंट्री है, साइंटिफिकली हमसे एडवांस है ना। तो ठीक है, फिर भी हम एक कंपेयर करके देखते हैं बेटा। अगर हम एवरेज फार्म जो इंडिया में अवेलेबल है उसकी बात करें, तो जो साइज़ होता है एवरेज इंडियन फार्म का वो बहुत छोटा होता है, कई बार तो 1 एकड़ से भी कम, लेस देन 1 एकड़। दिस इज chiefly ड्यू टू द repetition of division of plot among the heirs of cultivator generation after generation because of law of inheritance। एक पापा के पास 5 एकड़ ज़मीन थी, उनके 2 बेटे हुए, 2.5 एकड़, 2.5 2.5 दोनों को मिल गई। इसके भी 2 बेटे हुए तो 1.5, मतलब
1.25 1.25 दोनों को मिल गई। पर अब इसका जब बेटे होंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि 0.75 ज़मीन मिलने वाली है और भी कम ज़मीन मिलने वाली। तो मतलब ये जो सिचुएशन है ये प्रॉब्लमेटिक है बेटा, ठीक है ना। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब पापा की प्रॉपर्टी में डिवीजन होगा, फिर जो बच्चा होगा वो पापा बन जाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करेगा, ऐसे करके डिवाइड कर करके जो पर पर्सन जो ज़मीन आ रही है वो बहुत कम है, ठीक है। चलो, so the plot size keeps on decreasing because of law of inheritance, division of land, repetitive division of land from generation to generation, generation after generation. नेक्स्ट इज जो हमारी ज़मीनें हैं उन्हें हम इंटेंसिवली कल्टिवेट कर रहे हैं। यूजुअली 2 or 3 क्रॉप्स आर रेज्ड एनुअली। हम 2 से 3 क्रॉप तो हर साल एक खेत से ले ही रहे हैं। अब जो भी कुछ फार्म में प्रोड्यूस होता है मेनली वो किसान सेल्फ सस्टेनेंस के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब बेटा आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें इतना भी कुछ प्रोड्यूस नहीं हो जाता है कि आप उससे कुछ एक्स्ट्रा कर पाओ, ठीक है। सेल्फ सस्टेनेंस के लिए आप लोग फार्म प्रोड्यूस का यूज़ करते हैं। बहुत कम सरप्लस बचता है जिसको आप मार्केट में जाके सेल करते हैं। बेटा हमारी कंट्री में मशीन्स का यूज़ भी बहुत लिमिटेड होता है। बहुत सारे जो किसान हमारी कंट्री में हैं वो एक्सपेंसिव फार्म मशीनरी को अफोर्ड ही नहीं कर पाते। ट्रैक्टर है वो भी लैक्स में आता है, हार्वेस्टर और ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो बहुत सारे जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं बेटा एक्सपेंसिव मशीनरीज़ को। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है हमारी कंट्री में, तो मैनुअल लेबर चीपली अवेलेबल हो जाता है। तो हम सोचते हैं यार इतने लाखों का ट्रैक्टर खरीदेंगे, हार्वेस्टर खरीदेंगे, इससे बेटर है कि हम हमारे फार्म ऑपरेशंस किसके थ्रू ही करवा लें, मैनुअल लेबर के थ्रू ही करवा लें, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से लेबर सस्ते में मिल जाता है। बेटा हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोग जानते ही नहीं है कि इन सारी चीज़ों का यूज़ करके वो फार्म प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है बेटा हमें पता सब कुछ है पर पावर्टी गरीबी इतनी है कि हम उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में कि हमने लिमिटेड डेवलपमेंट किया है पेस्टोरल फार्मिंग का, मिक्स फार्मिंग टू सप्लीमेंट द फार्मिंग कम। अगर आप फार्मर हैं तो बेटा आपके पास कैटल्स होने चाहिए, भले ही काऊ हो, बफेलो हो, शिप हो या गोट हो, so that you can have some supplement income if farm production फेल्ड। अगर फार्म प्रोडक्शन फेल भी हो जाए तो आपके पास सप्लीमेंट इनकम हो, इसलिए आपको पेस्टोरल फार्मिंग पे ध्यान देना चाहिए। आपके पास कैटल्स होने चाहिए, मिक्स फार्मिंग आप करें जिससे कि आपकी इनकम बनी रहे। भैया जो फार्म है वो मेनली हम फूड ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एज द लैंड इज़ यूजुअली नॉट यूज फॉर ग्रोइंग फॉडर। हम हमारे जानवरों के लिए हम फॉडर मतलब होता है चारा लगा ही नहीं रहे हैं। एज द लैंड इज़ यूजली नॉट यूज फॉर ग्रोइंग फॉडर, चारा लगा ही नहीं रहे हैं। कहाँ पर? खेतों में। एनिमल्स आर फेड ऑन फार्म वेस्ट, तो एनिमल्स को हम सिर्फ क्या दे रहे हैं? फार्म का वेस्ट। आप लोगों को पता होगा गेहूँ से भूसा बनता है ना, वो सब चीज़ें हम हमारे जानवरों को दे रहे हैं। तो अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन अच्छा करना है तो आपको अपने एनिमल्स के लिए पेस्टोरल फार्मिंग पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है इलिटरेसी की। जो हमारे फार्मर्स हैं वो यूजुअली इलिटरेट होते हैं, ठीक है। स्कीम्स हम बहुत सारी ला रहे हैं कि हम उन तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएँ, उन्हें थोड़ा सा अवेयर बना पाएँ, पर टिल डेट बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें इन चीज़ों का दिख नहीं रहा है। ठीक है, फ्यूचर में होगा। नेक्स्ट, जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं। जैसे अगर आपने टमाटो ग्रो किया तो वो कैसा आइटम है? पेरिशेबल आइटम है, क्लियर है। तो इनको स्टोर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, एक्सपेंसिव भी होता है। तो बेटा एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे किसानों की कि वो
जो भी चीज़ ग्रो करते हैं, उगा रहे हैं, उसको काटने के बाद स्टोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आइटम्स कैसे होते हैं, पेरिशेबल होते हैं। तो सोचते हैं जल्दी से जल्दी मैं इसको मार्केट में सेल आउट कर दूँ, अदरवाइज़ क्या होगा, है ना, ख़राब हो जाएंगी चीज़ें, मैं इसे बेच ही नहीं पाऊँगा। ख़राब चीज़ों को कौन ही लेगा, नहीं लेगा। तो वो अपनी जो राइपन क्रॉप होती है, राइपन वेजिटेबल होती है, उसको एज सुन एज पॉसिबल सेल करना चाहते हैं, भले ही उन्हें उस टाइम में अच्छे प्राइस मिल रहे हों या नहीं मिल रहे हों। तो एक स्टोरेज वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि वो विलेज एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में कोल्ड स्टोरेज सेंटर्स बनाए, सो दैट दे कैन स्टोर देयर perishable item and sell it as the price increases. They have to sell their produce quickly. इन्हें जल्दी जल्दी अपनी प्रोड्यूस को सेल करना होता है, भले ही इन्हें अच्छे प्राइस मिले या ना मिले। होप ये पॉइंट क्लियर होगा। लोन्स भी अवेलेबल है फार्मर्स के पास, बैंक्स लोन देने को तैयार हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन देने को तैयार है, ठीक है। इस लोन को लेकर आप ट्यूबवेल बनवा सकते हो, पंप, ट्रैक्टर, अच्छे सीड्स ला सकते हो, फर्टिलाइज़र ला सकते हो। जो गवर्नमेंट है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी दे रही हैं, जिससे कि फार्मिंग मतलब उनका जो फूड जो भी उन्होंने ग्रो किया है वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर हो जाए। इवन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, फार्मर्स को एडवाइस भी देती हैं कि आप फार्मिंग मेथड्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इशू कर देती है बिफोर ग्रोइंग सीज़न, कि भाई अगर आप ये पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करोगे तो आपकी क्रॉप को इतने दामों में तो हम खरीदेंगे। तो यहाँ पर भी एक मोटिवेशन मिलता है हमारे किसानों को कि भाई वो उस हिसाब से क्रॉप को ग्रो करते हैं कि भाई सरकार इस दाम पे तो इसको खरीद ही लेगी। किस दाम पर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे यूएस की एवरेज फार्म कैसे होती है। जो साइज़ होता है ऑन एन एवरेज यूएसए में फार्म का, वो होता है 500 एकड़ से भी ज़्यादा। हे राम, हमारे यहाँ 1 एकड़ लिखा हुआ है ना, 1 एकड़ से भी कम लिखा हुआ है, यहाँ 500 एकड़, क्योंकि वहाँ पर ज़मीनें बहुत सारी हैं और सस्ते दामों पर भी मिल जाती हैं। अब ऐसे में समझने लगना कि मैं कल ही जाता हूँ यूएसए और वहाँ ज़मीनें खरीद लेता हूँ, इतनी भी सस्ती नहीं होती हैं। वहाँ पर एक्सटेंसिव टाइप से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। वो सिंगल क्रॉप को ग्रो करते हैं एनुअली, है ना, और एक स्कोप रखते हैं कि वो अपने कैटल्स के लिए फॉडर क्रॉप ग्रो करेंगे, ठीक है। तो एक्सटेंसिव टाइप से यहाँ पर कल्टीवेशन होता है, एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है एनुअली, ये इनकी यूजुअल प्रैक्टिस होती है। और साथ ही साथ ये चारा ग्रो करते हैं, चारा मतलब घास वगैरह लगाते हैं अपने कैटल्स के लिए। एग्रीकल्चर वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी है, जो प्रोड्यूस वो करते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट वो मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो जो लोकल डिमांड होती है वो उनकी बहुत कम होती है, तो जो लार्ज सरप्लस बचता है उनके पास वो उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। फार्म्स हाईली मैकेनाइज्ड होती हैं, बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो मशीनों से ही होते हैं। जैसे अगर खेत का साइज़ बहुत बड़ा है तो मशीन नेसेसिटी बन जाती है। मैनुअल लेबर भी वहाँ पर कम है, पॉपुलेशन कम है, और अगर मैनुअल लेबर मिलेगा भी तो वो बहुत एक्सपेंसिव, महंगा होगा। अमेरिका का किसान HYV सीड्स को यूज़ करता है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड को यूज़ करता है, केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करता है, पेस्टिसाइड, मॉडर्न मेथड, हर जो मॉडर्न मेथड होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो पहले यूएसए में ही देखने को मिलती है। क्योंकि वहाँ के किसान वेल्दी हैं बेटा, वो अफोर्ड कर सकते हैं हर चीज़ को। ट्रैक्टर ले लो, हार्वेस्टर ले लो, सब कुछ ले लो, they can easily afford to use them. However, due to the adverse effect of chemicals, farmers are now switching to eco-friendly method. अब बेटा देखो, अब उन्हें समझ में आने लग गया है कि केमिकल के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो मोर एंड मोर फार्मर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर टर्निंग टुवर्ड्स इको फ्रेंडली मेथड्स, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो एनिमल्स हैं वहाँ पर उन्हें भी रियर किया जाता है साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। रैंचेस होते हैं वहाँ पर, मतलब बड़े बड़े फार्म्स को वो क्या कहते हैं? रैंचेस। Animals are reared using scientific methods both on ranches, on dairy farms.
डेयरी फार्म्स पे, रैंचेस में। रैंचेस का मतलब एक बार और ध्यान से सुनो बेटा। रैंचेस क्या होते हैं? बड़े बड़े फार्म होते हैं, स्पेसिफिकली इन्हें एनिमल्स के लिए बनाया जाता है। मिक्स फार्मिंग वहाँ पर कॉमन प्रैक्टिस है, जो वहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित हुई। ठीक है, अगर एक क्रॉप फेल हो जाए तो दूसरी पर तो रिलाई कर सकते हैं। क्लियर है? विच इज़ बोन टू फार्मर इन द इवेंट ऑफ क्रॉप फेलियर। फॉडर क्रॉप्स आर ग्रोन टू फेड फार्म एनिमल्स। ये लोग चारा उगाते हैं किसके लिए? फार्म एनिमल्स के लिए, है ना। मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए भी तो आपको अच्छा खासा चारा देना पड़ेगा अपने एनिमल्स को। और एक्सपोर्ट आइटम्स की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एक्सपोर्ट आइटम्स का। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आज हमारी लाइफ में मॉर्निंग टू इवनिंग हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का कहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं? बटर हम यूज़ करते हैं, चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूध तो हमें चाहिए चाहिए रोज़ सुबह शाम, चाय बनाने को, कॉफ़ी बनाने को, बॉर्नवीटा के साथ। फिर आपका पनीर है, आपकी आइसक्रीम है, आपकी चॉकलेट्स हैं। क्या नहीं बन रहा है? जो फार्म है उन्हें वेल एजुकेटेड फार्मर्स चलाते हैं, मतलब फार्मिंग वहाँ पर लिटरेट लोग ही करते हैं, जो अवेयर होते हैं कि भाई लेटेस्ट टेक्निक कौन सी है, किस तरीके से उसे एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है ना। मार्केट की प्रिवेलिंग कंडीशन कैसी हैं, इवन कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर बहुत अच्छी हैं, तो फार्मर सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। Clear है? Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.